जरा सोचिए, रामेश्वरम के एक छोटे से आइलैंड पर अखबार बांटने वाला एक साधारण सा लड़का आखिर भारत का सबसे चहेता लीडर और इतना महान साइंटिस्ट कैसे बन गया। मतलब उनके पास ना तो बहुत बड़ी किताबें थी, ना कोई बड़ा घर और ना ही कोई पावरफुल बैकग्राउंड। है ना हैरानी की बात, फिर भी वो इंसान पूरे देश की धड़कन बन गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अद्भुत कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं। द मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जर्नी। इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा लक्ष्य बड़ा सीधा सा है। जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है उसके आधार पर डॉक्टर कलाम के उस शानदार और टाइमलेस सफ़र को गहराई से समझना। हम देखेंगे कि कैसे उनकी जिंदगी के हर एक पड़ाव ने लिटरली भारत के भविष्य को आकार दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, रामेश्वरम से उड़ान का सपना। ओके, तो आइए इस कहानी की शुरुआत से बात करते हैं। 1931 तमिलनाडु का एक छोटा सा आइलैंड टाउन रामेश्वरम। ये जगह ना कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सौहार्द का एक जीता जागता उदाहरण थी। यहीं इस छोटे से बच्चे ने समुद्र की ठंडी हवाओं के बीच आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर पहली बार उड़ान का सपना देखा था। लेकिन असल जिम्मेदारी की शुरुआत पता है कब हुई? साल 1939 में। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसका सीधा असर इस छोटे से आइलैंड पर भी पड़ा। ट्रेन्स ने रामेश्वरम स्टेशन पर रुकना ही बंद कर दिया था। अब ऐसे में अखबार के बंडल चलती ट्रेन से ही गिराए जाने लगे। तो छोटे कलाम को अपने कजिन की मदद करने के लिए उन बंडलों को कैच करना पड़ता था। और बस यहीं से उन्होंने अपनी लाइफ की पहली अर्निंग शुरू की। देखिए, ये कोई मामूली पॉकेट मनी नहीं थी, बल्कि ये जिम्मेदारी का वो पहला पार्ट था जिसने उन्हें कमजोर नहीं, एकदम डिसिप्लिन बना दिया। आगे चलकर जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में एडमिशन की बारी आई तो फीस बहुत ज्यादा थी। ऐसे में उनकी बहन जोहरा ने उनकी पढ़ाई न रुके इसके लिए अपनी ज्वेलरी तक गिरवी रख दी। कितनी बड़ी बात है ना। और फिर MIT में भी लाइफ आसान नहीं थी। एक बार उनके प्रोफेसर श्रीनिवासन ने उन्हें एक फाइटर एयरक्राफ्ट का डिजाइन तैयार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की एक सख्त डेडलाइन दे दी और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्कॉलरशिप कैंसिल। सोचिए क्या प्रेशर रहा होगा। लेकिन कलाम साहब ने अगले 3 दिन और 3 रात बिना सोए काम किया और जो डिजाइन सौंपा ना उसने प्रोफेसर को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया। वो जो आग थी ना कुछ कर गुजरने की, वो अब पूरी तरह सुलग चुकी थी। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, विफलता से सफलता की ओर। अब हम ये समझेंगे कि कैसे उनकी शुरुआती विफलताएं ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ियां बनी। बात है 1958 की। MIT से ग्रेजुएट होने के बाद उनका सबसे बड़ा सपना था इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का। लेकिन सिलेक्शन में सिर्फ 8 सीट्स थीं और कलाम साहब की रैंक आई 9वीं। जी हाँ, सिर्फ एक रैंक से उनका वो उड़ान का सपना टूट गया। कोई भी इंसान टूट जाता है ना। लेकिन फिर ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी से उनकी मुलाकात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। स्वामी जी ने उन्हें एक बहुत गहरी बात कही कि रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो, शायद तुम्हारा पायलट बनना लिखा ही नहीं था। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब उन्हें समझ आया कि यार कभी कभी रिजेक्शन का मतलब रीडायरेक्शन भी होता है। बस फिर क्या था, इसके बाद उन्होंने एयरफोर्स की जगह डिफेंस मिनिस्ट्री ज्वाइन कर ली। और फिर आया साल 1962। जब वो विक्रम साराभाई के विजन से जुड़े तो उनकी दिशा हमेशा के लिए स्पेस रिसर्च की तरफ शिफ्ट हो गई। जरा केरल के थुम्बा का नज़ारा इमेजिन कीजिए। एक पुराना सा चर्च था जिसे लैबोरेटरी बना दिया गया था। बिशप का घर डिज़ाइन ऑफिस बन गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, रॉकेट के जो पार्ट्स थे ना, वो साइकिल्स और बैलगाड़ियों पर ढोए जाते थे। लिटरली सुविधाएं बहुत कम थीं, लेकिन उनका हौसला वो तो आसमान से भी ऊंचा था। और ये वाला जो किस्सा है ना, ये बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि लीडरशिप असल में होती क्या है। हुआ यूं कि 1979 में SLV-3 मिशन फेल हो गया। कलाम साहब उस वक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और इस फेलियर से पूरी तरह टूट चुके थे। तब पता है क्या हुआ? ISRO चेयरमैन सतीश धवन ने खुद आगे आकर मीडिया के सामने हार की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1980 में जब SLV-3 सक्सेसफुल हुआ तो चेयरमैन धवन चुपचाप पीछे हट गए और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कलाम को मीडिया के सामने कर दिया। सारा क्रेडिट उन्हें दिया। ये कलाम जी के लिए लीडरशिप की एक ऐसी मास्टर क्लास थी जिसे उन्होंने ताउम्र याद रखा कि भाई असफलता में लीडर हमेशा आगे रहता है और सफलता में अपनी टीम को आगे कर देता है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 3 पर, मिसाइल मैन का उदय।
1980s के दशक की शुरुआत में कलाम साहब वापस डीआरडीओ लौटे। अब उनके कंधों पर सिर्फ स्पेस की नहीं बल्कि भारत को डिफेंस के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की एक बहुत भारी जिम्मेदारी थी। और उनके ही लीडरशिप में शुरू हुआ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम ने एक ऐसा आर्सेनल तैयार किया जिसने भारत की असली ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग, ये सब नाम तो सुने ही होंगे। एक ऐसे समय में जब भारत पर कड़े इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे और बाहर से कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मिलना लगभग नामुमकिन था, तब इस एम्बिशियस प्रोग्राम ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। और बिल्कुल यहीं से उन्हें मिसाइल मैन की वो आइकॉनिक पहचान मिली। अब बात करते हैं 1998 के ऑपरेशन शक्ति की। यकीन मानिए, इसकी कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। ये वो टाइम था जब विदेशी सैटेलाइट्स 24 घंटे भारत पर पैनी नजर रखे हुए थे, और इसके बावजूद इतनी सीक्रेसी मेंटेन की गई कि पूछिए मत। साइंटिस्ट्स एक दूसरे को कोड नेम से बुलाते थे। कलाम साहब खुद मिलिट्री और साइंस टीम्स के बीच बहुत बारीकी से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और फिर पोखरण में हुए उन सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट्स ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हालांकि इसके बाद भारत पर कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए गए, लेकिन देश का जो आत्मविश्वास था ना, वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था। तो इस पूरी बात का क्रक्स ये है कि उनका ये दृढ़ विश्वास था कि आत्मनिर्भर डिफेंस का मकसद कभी भी किसी पर हमला करना नहीं होता, बल्कि ये तो लंबे समय तक शांति बनाए रखने की सबसे मजबूत नींव है। उनकी ये फिलॉसफी एकदम क्रिस्टल क्लियर थी कि ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। सिंपल सी बात है, जब कोई देश अंदर से मजबूत होता है ना, तो कोई दूसरा उसे डराने या धमकाने की कोशिश नहीं करता। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जनता के लोकप्रिय राष्ट्रपति। साल 2002 में इस कहानी में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ आया। उस समय भारत को एक ऐसे नाम की तलाश थी जो पॉलिटिक्स से कहीं ऊपर उठकर नेशनल यूनिटी का सिंबल बन सके। और ये कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं था, बल्कि एक साइंटिस्ट के प्रति पूरे देश का असीम प्यार और सम्मान था। लेकिन कमाल की बात यह है कि राष्ट्रपति भवन की वो भव्यता भी कलाम साहब के उन रामेश्वरम वाले सादे मूल्यों को बदल नहीं सकी। वो अपने साथ अपनी वही पुरानी सादगी लेकर आए थे। उन्होंने कई बार फॉर्मल प्रोटोकॉल तोड़े, सिर्फ इसलिए ताकि वे सीधे स्टूडेंट से जुड़ सकें और उनसे उनके सपनों के बारे में बात कर सकें। वो सही मायनों में हम सबके पीपल्स प्रेसिडेंट बन गए थे। हम सब जानते हैं कि फेल होने से या फेलियर शब्द से अक्सर लोग घबरा जाते हैं, है ना? लेकिन कलाम साहब ने इस शब्द को एक एकदम नया और आइकॉनिक अर्थ दे दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और देखिए, ये कोई कोरी बातें या सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, ये उनके खुद के जीवन की असफलताओं और उनके संघर्षों का पूरा निचोड़ था। उन्होंने अपने इसी एक्सपीरियंस से लाखों युवाओं को ये बात सिखाई कि यार, गलतियां करना भी हमारी सीखने की प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और उनकी महानता देखिए, 2007 में जब उनका प्रेसिडेंशियल टर्म खत्म हुआ तो वे चाहते तो बहुत आराम से दूसरे टर्म के लिए कैंडिडेट बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। सत्ता से चिपके रहने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और जब वे राष्ट्रपति भवन से विदा हुए तो पता है उनके पास क्या था? सिर्फ उनकी कुछ अपनी किताबें और थोड़े से कपड़े। कोई लग्जरी नहीं, कोई बड़ा बैंक बैलेंस या पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। वे बस वापस लौट गए अपनी सबसे पसंदीदा भूमिका में, एक टीचर की भूमिका में। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, युवाओं के लिए अमर प्रेरणा। भले ही उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उनकी एनर्जी में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी। वे देश भर में लगातार ट्रैवल करते रहे, बच्चों से मिलते रहे। 27 जुलाई 2015 का दिन था। 83 साल की उम्र में भी वो वही कर रहे थे जिससे उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार था। वे IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ जैसे जरूरी विषय पर लेक्चर दे रहे थे। और बस इसी दौरान उनका अचानक निधन हो गया। वो इस दुनिया से भले ही चले गए, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक देश को एक नई दिशा देने का उनका जो मिशन था, वो उन्होंने जारी रखा। तो इस पूरी कहानी के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। कलाम साहब की जिंदगी हमें बार बार ये याद दिलाती है कि महानता कभी भी किसी पोजीशन या कुर्सी से नहीं आती, बल्कि वो आती है आपके पर्पस से, आपके उद्देश्य से। रामेश्वरम का वो अखबार बांटने वाला लड़का असल में एक ऐसी उड़ान बन गया जिसे किसी भी पैमाने से मापा नहीं जा सकता। तो अब सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा पर्पस है जो हमारी आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए ड्राइव करेगा। इसी एक विचार के साथ इस सोर्स मटेरियल पर आधारित हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं संपन्न होता है। ज्ञान और प्रेरणा के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।